गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप सोल्यूशन पढ़ रहे थे सोल्यूशन चैप्टर में। उसी में एक दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो है लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लोअरिंग अवनमन वेपर प्रेशर वाष्प दाब ऑफ का सॉल्यूशन विलयन, यानी विलयन का वाष्प दाब में अवनमन, विलयन का वाष्प दाब में, विलयन का वाष्प दाब में अवनमन। ये दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको जानने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। ये वेपर प्रेशर वास्तव में है क्या, देखते हैं। वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसी भी द्रव का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कैनेटिकल मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से बना होता है और उन छोटे छोटे अणुओं में प्रत्येक के पास कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर एक निश्चित ताप की बात की जाए तो एक निश्चित ताप पर यह इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है एक औसत होती है, निश्चित होती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो एक समान नहीं होता है। यही चीज़ लिक्विड पर भी अप्लाई हो सकता है। अगर हम कोई बंद पात्र लें, और इस बंद पात्र में कोई द्रव है, कोई सा भी द्रव यहाँ पर रख दिया जाए। एक बंद पात्र में द्रव लिया गया, द्रव है तो ये चूँकि पदार्थ है तो ये भी अणुओं से ही मिलकर बना होगा और एक निश्चित ताप पर इनके अणुओं की कुछ निश्चित काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन इस निश्चित काइनेटिक एनर्जी में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा और कुछ की थोड़ी सी कम। जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो यहाँ नीचे पेदी में होते हैं और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये ऊपर सतह पर आने शुरू हो जाते हैं। ध्यान रहे बच्चों कि अगर हम इसको मान लीजिए टेम्परेचर दें, तो टेम्परेचर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी, वो बढ़ जाएगी। यानी टेम्परेचर देंगे तो पेदी के जहाँ पर इसको टेम्परेचर दिया जा रहा है वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो ऊपर की तरफ अपना स्थान ग्रहण करना शुरू कर देते हैं और द्रव खौलना शुरू कर देता है। इसी से ये तो हो गया जो हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं इसकी बात। तो उसी में देखा जाए तो कोई भी अगर बंद पात्र है उसमें अगर कोई द्रव रखा है तो द्रव बना है अणुओं से, अणुओं की एक निश्चित काइनेटिक एनर्जी होगी और एक निश्चित ताप पर इनकी काइनेटिक एनर्जी एक समान होती है। लेकिन उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे से थोड़ी बहुत डिफर करती है, अंतर होता है, जिसी के चलते ये इस पात्र में उसी प्रकार से अरेंज होते हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए तो होता क्या है कि सतह के भी मॉलिक्यूल्स, यहाँ जो सतह है इस सतह के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में भी अगर हम कुछ डिफ्रेंसिएशन करें, थोड़ा थोड़ा अलग करें, तो यहाँ पर भी कुछ मॉलिक्यूल्स इसके ऐसे हैं जो वाष्प के अणु के रूप में जाना शुरू कर देते हैं। अब वाष्प के अणु के रूप में जाना शुरू कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को वाष्पन कहा गया। अब स्टार्टिंग में तो वाष्पन की जो दर होती है वो तीव्र होती है। वाष्पन जैसे ऐसे लिखा है, वाष्पन, जो वाष्पन की दर होती है वो ये हो गया द्रव और ये हो गया गैस। वाष्पन की दर शुरुआत में तो तीव्र होती है लेकिन मॉलिक्यूल्स यहाँ इस पात्र की दीवार से टकरा करके नीचे जंप करना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया को कहा गया द्रवण, यानी द्रव के अणु
गैस के अणुओं में जाना शुरू कर देते हैं वाष्पन के नाते। द्रवण यहाँ पात्र की दीवार से टकरा करके मॉलिक्यूल पुनः इस द्रव के रूप में आना शुरू कर देते हैं, यानी द्रवण के माध्यम से। तो स्टार्टिंग में वाष्पन की दर तीव्र होती है और द्रवण की दर शून्य होती है, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता है तो वाष्पन की दर स्लो हो जाती है और द्रवण की दर थोड़ी तीव्र हो जाती है। तो एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पर द्रव और गैस, यानी इस द्रव के अणु और इसके गैसीय अणु के बीच में एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो इस साम्यावस्था पर इसी द्रव के गैसीय अणुओं के द्वारा इस सतह पर जो दबाव डाला जाता है, इसी दबाव को वाष्प दाब कहा जाता है। किसी भी द्रव का वाष्प दाब कहा जाता है। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, परिभाषित कर सकते हैं। किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव के अणु और उसी द्रव के गैसीय अणुओं के मध्य साम्य की स्थिति में गैसीय अणु के द्वारा सतह पर जो दबाव दिया जाता है, जो दाब डाला जाता है, इसी दाब को हम उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, वाष्प दाब आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। किसी द्रव के अणु और उस द्रव के गैसीय अणु के मध्य साम्य की स्थिति में निश्चित ताप पर उसके द्रव के अणुओं और उसके गैस के अणुओं के मध्य साम्य की स्थिति में गैसीय अणु के द्वारा सतह पर जितना दबाव दिया जाता है, वही दबाव उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। प्यारे बच्चों, होता क्या है, अगर हम किसी द्रव में इसे मान लीजिए कोई द्रव है, इसमें हम कोई अवाष्पशील विलेय मिला दें, तो होता क्या है, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर यहाँ पर जो प्राप्त विलयन होता है, उस प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। अगर हम किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें तो जो प्राप्त विलयन होगा, उस प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। वाष्प दाब में हुई यही कमी प्यारे बच्चों विलयन का वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन का वाष्प दाब में अवनमन। फिर से एक बार देख लेते हैं कि अगर हम किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें तो जो प्राप्त विलयन होगा, उस प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में जो कमी आएगी, उस कमी को हम वाष्प दाब में अवनमन, विलयन का वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अगर देखा जाए नॉर्मल वे में, अगर कोई द्रव है, आप मान सकते हो इस द्रव को आप विलायक, तो अगर कोई विलायक है तो उस विलायक का वाष्प दाब P0 है, तो P0 होने के पश्चात अगर इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो अवाष्पशील विलेय मिलाने के पश्चात जो विलयन बनेगा, उस विलयन का वाष्प दाब अगर हम मान लें कि ये PS है, PS मतलब वाष्प दाब सॉल्यूशन का, और P0 का मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये विलयन का वाष्प दाब। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर P0 माइनस PS यह इंगित करेगा वाष्प दाब में अवनमन, यानी वाष्प दाब में अवनमन जो होगा वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से जो अवाष्पशील विलय मिलाने के पश्चात जो विलयन बनेगा, उस विलयन के वाष्प दाब को काउंट करके अगर उसकी वैल्यू को घटा देंगे तो हमको उस विलयन का वाष्प दाब में जितना अवनमन होता है, जितना कमी होती है, वो ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब में अवनमन बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। एक शब्द और आता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर देखा जाए तो वाष्प दाब में जो अवनमन है, इसको
ऐसे लिख सकते हैं, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, और बटे लिख सकते हैं हम लोग विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। ये फार्मूला होता है कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। यानी अब अगर ऐसी बात हो तो यहाँ लिखा जा सकता है P0 माइनस PS अपान P0, यह सूत्र इस प्रकार से। यानी किसी भी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो P0 माइनस PS अपान P0 होता है। P0 क्या है, फिर से एक बार निकाल कर लेते हैं। P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब, P0 पुनः शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। एक बार फिर से देख लेते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है क्या, किसी भी विलयन के वाष्प दाब में जो अवनमन होता है, किसी भी विलयन के वाष्प दाब में जो अवनमन होता है और शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है, इन दोनों के अनुपात को हम विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहेंगे। एक बार फिर से इन तीनों डिफिनेशन को निकाल कर लिया जाए। एक है वेपर प्रेशर, निश्चित ताप पर किसी द्रव के अणुओं और उसके गैसीय अणुओं के बीच में साम्य की स्थिति में गैसीय अणु के द्वारा सतह पर जो दबाव दिया जाता है, उसी दबाव को हम लोग, उसी दाब को हम लोग वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। अगर हम किसी विलायक में, अगर हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में कुछ न कुछ कमी हो जाती है। जो कमी होती है उसी कमी को हम वाष्प दाब में अवनमन के नाम से जानते हैं। अगर मान लिया जाए कि वाष्प दाब में अवनमन जो बराबर होता है P0 माइनस PS, जहाँ P0 विलायक का वाष्प दाब और PS विलयन का वाष्प दाब होता है। एक और शब्द वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यह जो है वाष्प दाब में अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात के बराबर होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। देखिए बच्चों, इस नियम के अनुसार किसी भी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभास के बराबर होता है, जिससे सिद्ध होता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी एक प्रकार का क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है यह समानुपाती है, बराबर है विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभास के, नंबर ऑफ विलयन के मोल प्रभास के। तो मोल प्रभास के बराबर है, हिस्सेदारी के बराबर है। इसका मतलब विलेय की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो इसका मान भी जो है, इसकी वैल्यू भी डिस्टर्ब होगी, आगे पीछे होगी। अगर विलेय की जो हिस्सेदारी घटेगी तो इसकी वैल्यू भी डिस्टर्ब होगी। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है यह भी एक प्रकार का क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें राउल्ट के नियम में देखें है कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी P0 माइनस PS, किसी भी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलेय के मोल प्रभाज के, विलेय के मोल प्रभाज के। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम आप लोगों को मोल प्रभाज के बारे में बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, जिसका सूत्र है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो P0 है, P0 विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब, P0 विलायक का वाष्प दाब, पुनः से n, स्मॉल n, जो स्मॉल n है विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पुनः स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N जो है वह बच्चों विलायक के मोलों की संख्या है। यानी इस सूत्र को इसी सूत्र को शाब्दिक रूप से कहा जा सकता है कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वह विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभास के बराबर होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी भी विलयन में
किसी भी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस सूत्र के द्वारा हम विलेय के अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्मॉल n के स्थान पर हम स्मॉल w और स्मॉल m कर सकते हैं, कैपिटल N के स्थान पर कैपिटल W और कैपिटल M कर सकते हैं। इसके जगह पर इस सूत्र को रखा जा सकता है, इसके जगह पर इस सूत्र को रख करके जो है हम किसी भी आवासशील विलेय का मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। अगर हमको वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन निकालना है उसको भी निकाल सकते हैं, मतलब किसी एक वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आइए हम लिमिटेशन देख लेते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ऑफ दिस रूल, इस नियम की सीमाएं क्या हैं। पहली सीमा तो ये है कि जो विलेय और विलायक हो वो आपस में कोई भी अभिक्रिया ना करें, कोई भी अभिक्रिया। अगर हम अवाष्पशील विलेय मिलाएं किसी भी द्रव में तो ऐसा ना हो कि विलेय और विलायक परस्पर क्रिया कर लें। अगर विलेय और विलायक परस्पर क्रिया कर लिए तो उन विलयनों में यह नियम लागू नहीं होगा। दूसरी बात जो हमारा विलेय हमारा हो वो अवाष्पशील हो, विलेय हमारा अवाष्पशील हो, विलेय हमारा कैसा हो, अवाष्पशील हो। अगर वाष्पशील होगा तब वाष्प दाब में अवनमन बढ़ जाएगा। अवाष्पशील है, जो वाष्प दाब में अवनमन की बात की जा रही है, यहाँ तो उन्नयन हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम कोई विलेय मिलाएंगे और ऐसा विलेय मिलाएंगे जो वाष्पशील है, तो इसके चलते जो हमारा विलायक होगा उसके वाष्प दाब में वृद्धि हो जाएगी। इसके लिए यहाँ पर यह स्थिर होना चाहिए कि जो हमारा विलेय हो वो कैसा हो, अवाष्पशील हो, वाष्पशील विलेय ना हो। कैसा विलेय हो, अवाष्पशील विलेय हो, तभी यह नियम अप्लाई किया जा सकता है। तीसरी बात है तनु विलयन हो। विलयन कैसा हो, तनु होना चाहिए, क्योंकि तनु विलयन में ही जो विलेय के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऐसे गैसीय अणुओं की तरह व्यवहार करेंगे, ठीक है, इसको माना जा सकता है। और एक बात, कभी कभी एक शब्द और पूछ लिया जाता है, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन का मतलब हो गया जो सभी परिस्थितियों में, जो ऐसे विलयन जो सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ऐसे विलयनों को हम आदर्श विलयन के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इस नियम को। राउल्ट का नियम है क्या, किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, जहाँ P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब, P0 पुनः शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, स्मॉल n यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या। अगर स्मॉल n की बात की जाए तो स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल w अपान स्मॉल m, जहाँ स्मॉल w विलेय का भार और m विलेय का अणुभार, कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या, तो कैपिटल W विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।